देखो बेटा, हमने 2 लेक्चर्स कैपिटल गेन के ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है कैपिटल गेन का। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सबसे पहला एडवांस मनी फोरफिटेड, सेक्शन नंबर 51। अगर आपका एडवांस मनी फोरफिट होता है तो उसका कैपिटल गेन का टैक्स कैसे निकालेंगे। एग्जांपल समझाता हूं सीधा। मान लीजिए मिस्टर ए एक पर्सन है। मिस्टर ए ने अपना फ्लैट सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी के साथ। कितने में? मान लेते हैं ₹60 लाख में। 60 लाख में मिस्टर ए जो है अपना फ्लैट किसको सेल करने वाला है? बी को। मिस्टर बी ने एडवांस दिया, एडवांस मनी दिया। मिस्टर बी ने एडवांस मनी दिया कितने का? रुपीस मान लेते हैं 2 लाख का। रुपीस 2 लाख का क्या दे दिया? एडवांस मनी। कब दिया? तो 10 जुलाई 2021 को मान लो एडवांस मनी दे दिया। 10 जुलाई 2020 को एडवांस मनी दिया। और बैलेंस जो पेमेंट है ना, बैलेंस पेमेंट का उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पे कर दूंगा। कब? तो जो 58 लाख का बैलेंस पेमेंट बचा ना, उसने प्रॉमिस किया कि मैं ये पे कर दूंगा आपको 17 नवंबर 2020 को। ठीक है, एडवांस मनी दे दिया उसने 10 जुलाई 2020 को 2 लाख रुपए का एग्रीमेंट बन गया। और बैलेंस पैसा 58 लाख वो क्या बोला? 17 नवंबर 2022 को मैं पे कर दूंगा। 2020 को मैं पे कर दूंगा। 17 नवंबर 2020 को मैं पे कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि मिस्टर बी जो है 17 नवंबर 2020 को मिस्टर ए को 2 लाख रुपए नहीं पे कर पाया। 2 लाख बोल रहा हूं, 58 लाख रुपीज वो नहीं पे कर पाया। ठीक है, जब 58 लाख रुपीज नहीं पे कर पाया तो मिस्टर बी ने ए को बोला, मिस्टर ए ने बी को बोला कि भाई तुमने पेमेंट नहीं किए। बोला मैं पे कर देता हूं। मिस्टर ए जो है 2 डेज 3 डेज का वेट किया, लेकिन फिर भी मिस्टर बी पैसा नहीं दिया। फिर भी मिस्टर बी ने क्या नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। तो मिस्टर ए ने क्या किया? सेम फ्लैट मिस्टर ए ने क्या किया? ये जो फ्लैट था वो किसी मिस्टर सी को सेल कर दिया। सेल कर दिया किसको बेटा? मिस्टर सी को 70 लाख में उसने वो फ्लैट सेल कर दिया। मिस्टर बी जो है कुछ दिन बाद पैसे लेके आता है 58 लाख रुपीज और क्या बोलता है? मुझे मेरा फ्लैट दो। ए बोलता है मैंने तो सेल कर दिया, आपने ड्यू डेट पे मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने आपको नोटिस भी भेजा लेकिन आपने मुझे ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया, तो मैंने फ्लैट किसी और को सेल कर दिया। अकॉर्डिंगली अब मैं फ्लैट आपको नहीं दे सकता। तो बोला ठीक है। मिस्टर बी क्या बोला? ठीक है, आप मुझे 2 लाख रुपए जो मैंने दिया था ना आपको एडवांस मनी मिस्टर ए को, वो आप मुझे वापस कर दीजिए। मिस्टर बी क्या बोल रहा है ए को कि मैंने जो आपको एडवांस मनी दिया था 2 लाख वो आप मुझे वापस कर दिए। तो मैं ए क्या बोल रहा है? नहीं, एडवांस मनी तो मैं आपको नहीं दे रहा, वो मैंने आपका फोरफिट कर लिया। क्यों फोरफिट किया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा? आपने तोड़ा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो 2 लाख रुपए फोरफिट किए हैं मिस्टर ए ने, ये मिस्टर ए के लिए क्या हो गया? इनकम। ये मिस्टर ए के लिए क्या हो गया? इनकम। अब बताओ मिस्टर ए को इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? मिस्टर ए को इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। मिस्टर ए को इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा बेटा? टैक्स देना पड़ेगा। सवाल उठा कौन से हेड में? तो ध्यान से सुना। कुछ साल पहले ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल होता था कैपिटल गेन में। कुछ साल पहले ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल होता कहां था बेटा? कैपिटल गेन में। कैसे टैक्सेबल होता था? ध्यान से सुनो। मिस्टर ए को टैक्स भरना पड़ता था 2 लाख में। कहां पे? कैपिटल गेन में। कैसे? तो बोला मिस्टर ए का जो इस फ्लैट का कॉस्ट प्राइस था ना, उस कॉस्ट में से 2 लाख रुपए माइनस कर लेगा। देखो जैसे मान लो अगर मिस्टर ए ने 12 लाख में फ्लैट खरीदा होता, ठीक है, तो वो क्या करता? 70 लाख में बेचा है माइनस 12 लाख, यानी 58 लाख के ऊपर वो टैक्स भरता। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही? नहीं, ये जो 2 लाख तुमने फोरफिट किए है ना, ये 2 लाख रुपए जो है ना कॉस्ट में से कम कर दो। नहीं, कॉस्ट सिर्फ माइनस कितना करो? 10 लाख। अल्टीमेटली क्या हो गया? 2 लाख टैक्सेबल हो गया। अल्टीमेटली 2 लाख टैक्सेबल हो गया। लेकिन आप बताओ क्या ये सही हुआ? नहीं।
लॉ मेकर ने बोला ये तो गलत है ना, मुझे बताओ ये 2 लाख रुपए जो उसको मिले हैं, क्या इसका कहीं भी नाता, कहीं से भी रिलेशन कैपिटल एसेट के साथ है? नहीं, ये तो एडवांस मनी है ना। तो लॉ मेकर ने फिर अमेंडमेंट लाया और क्या बोला, आज के दिन ये जो 2 लाख है ना, सीधा कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आज के दिन इसका कैपिटल गेन में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आप सीधा रट्टा क्या मारोगे कि आज के दिन जो भी आपने एडवांस मनी फोरफिट किया है वो सीधा का सीधा कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए, सेक्शन 51 एडवांस मनी फोरफिटेड या फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। सेक्शन 51 एडवांस मनी फोरफिटेड, एडवांस मनी फोरफिटेड। अब जो बोल रहा हूं वो लिखिए, लिखिए, एनी एडवांस मनी फोरफिटेड, एनी एडवांस मनी फोरफिटेड will always be taxable, will always be taxable under the head other source, under the head other source, अंडर द हेड अदर सोर्स। ठीक है, जो भी एडवांस मनी फोरफिट होगा वो सीधा कहां टैक्सेबल होगा बेटा? अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। करेक्ट है। चलिए अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम। हेडिंग डालो, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, सेक्शन 45(1)(a, इंश्योरेंस क्लेम, सेक्शन 45(1)(a। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको भी मैं सीधा सीधा एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, टॉपिक है क्या? देखो पहले थोड़ी बातें इसके लिए सुनो। मैंने कोई बिल्डिंग है, मेरी कोई फ्लैट है या मेरी कोई बिल्डिंग है, मैंने उसका क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस। कल के दिन जब उस फ्लैट में कोई भी डैमेज या डिस्ट्रक्शन होगा या आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगी? क्लेम देगी, कॉम्पनसेशन देगी। तो वो जो क्लेम है ना, वो क्लेम को डिपार्टमेंट ने क्या माना है? इनकम, और उसके ऊपर क्या बोला? टैक्स लगेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है ना इंश्योरेंस कंपनी से, ये आता है बेटा एक्सटिंग्विशमेंट के डेफिनेशन में। याद है ट्रांसफर में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ट्रांसफर में क्या क्या आता है? सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विश और एक्सटिंग्विश। तो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो किस में आता है? एक्सटिंग्विशमेंट में आता है। इंश्योरेंस क्लेम जो है वो किस में आता है? एक्सटिंग्विशमेंट में आता है। अकॉर्डिंगली इसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो सुनो, अब अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन आ जाए तो हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। लिखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग इक्वल्स टू फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, कहां से लेना है? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज कहां तक? 1 डे बिफोर डैमेज, डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है बेटा? परचेज डेट से तुम्हें शुरू करना है और 1 डे बिफोर डैमेज और डिस्ट्रक्शन तक। कहां तक? 1 डे बिफोर डैमेज और डिस्ट्रक्शन, 1 डे बिफोर डैमेज और डिस्ट्रक्शन। कोई डाउट? चलिए दूसरा हम क्या सोचते हैं बेटा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है? तो लिखो, एक्चुअल मनी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, एक्चुअल मनी रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जितना पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिला वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लिखो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने में आपने उसको परचेज किया था, जितने में आपने उसको परचेज किया था वही कॉस्ट आपको लिखना है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने में आपने उसको परचेज किया था। ठीक है,
नेक्स्ट, इंडेक्सेशन कहां तक लोगे ध्यान से। इंडेक्सेशन पीरियड कौन सा लेना है, टिल डैमेज और डिस्ट्रक्शन। इंडेक्सेशन कहां तक का लेंगे बेटा, टिल डैमेज और डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या माना जाएगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो बोला ईयर इन विच डैमेज और डिस्ट्रक्शन occurred, year in which damage or destruction occurred। year of taxation, कौन सा साल बेटा टैक्सेशन का ईयर माना जाएगा, ईयर इन विच मनी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, मनी रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। देखो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, इंश्योरेंस क्लेम। सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम में पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लोगे, जिस दिन आपने प्रॉपर्टी परचेज किया था और जब डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो रहा उससे एक दिन पहले। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितना मनी आपको रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज उसका कितना था। इंडेक्सेशन पीरियड क्या होगा, टिल द डैमेज और डिस्ट्रक्शन। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, जिस साल आपका डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुआ वही आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा। मतलब इंडेक्सेशन, ये जो इंडेक्सेशन पीरियड होगा सिर्फ यहां तक का लेना है, करेक्ट है। कौन से साल टैक्स लगेगा, तो जिस साल मनी रिसीव होगा उसी साल आपको क्या लगेगा बेटा, टैक्स लगेगा। जिस साल मनी रिसीव होगा उसी साल क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। आई बात है समझ में, पक्का। अब इसका एक प्रैक्टिकल सम्स करें, करेक्ट। अब कुछ बातें याद आ रही, याद है जब हमने कैपिटल गेन का लेक्चर शुरू किया था तो क्या बताया था, 3 ऐसे केस हैं जहां पे ट्रांसफर वाले साल में टैक्स नहीं लगता, जिस साल मनी मिलता है उस साल टैक्स लगेगा। ये उसका पहला केस है बेटा, याद है क्या लिखवाया था, इंश्योरेंस क्लेम, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू अ स्टॉक इन ट्रेड। ये हम आज उसका पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स और पढ़ेंगे, नोट कर लिया सबने। चलो अब इसका एक क्वेश्चन लिखो। कोई बच्चा बेटा इंडेक्सेशन ओपन करके रखना। क्वेश्चन लिखो, मिस्टर सी ओनर ऑफ फ्लैट, मिस्टर सी क्या है बेटा, ओनर है फ्लैट का, परचेज्ड ऑन, कब परचेज किया था, 17 जुलाई 2016 को, कितने में, रुपीज 20 lakhs, रुपीज 20 lakhs। फ्लैट destroyed by fire on 17th December 2018. On that date, fair market value of flat is rupees 40 lakhs. फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा, 40 lakhs. Insurance company given the compensation on 18th December 2021. ये साल अभी कौन सा चल रहा है, 22 ना।
18 दिसंबर 2021 रुपीज 70 लाख। एक्सपेंस फॉर रिसीविंग such compensation rupees 1 lakh. Find out capital gain tax. Find out capital gain tax. देखो फ्लैट परचेज कब किया गया है बेटा? 17 जुलाई 2016 को 20 लाख में। फ्लैट डैमेज बाय फायर कब हुआ? 17 दिसंबर 2018 को। 17 दिसंबर 2018 को। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा कब दिया? तो 18 दिसंबर 2021 को। और इस पैसे को रिसीव करने में एक्सपेंस कितना हो गया बेटा? 1 लाख। ध्यान से देखो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करोगे तो पहले लिखो ईयर ऑफ ट्रांसफर। मुझे बताओ इस टॉपिक में हमने ट्रांसफर किसको माना है? डैमेज और डिस्ट्रक्शन को। तो कौन साल बेटा ये डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुआ? 17 दिसंबर 2018, यानी कौन सा पीरियड हो गया? 18-19। कोई डाउट? चलो अब बताओ ईयर ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव। ईयर ऑफ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड कब हुआ बेटा? 18 दिसंबर 2021 को, यानी कौन से साल में? 21-22 में। कौन से साल में हुआ है? 21-22 में। करेक्ट है। मैंने क्या बताया था? कौन से साल में टैक्स लगेगा? जिस साल पैसा रिसीव होगा। ट्रांसफर किस साल माना जाएगा? जिस साल डैमेज और डिस्ट्रक्शन होगा। तो मुझे बताओ ये जिस साल कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ वो कौन सा साल है? 21-22। तो आपको अगर मैं यहां पे ये लिख दूं टैक्सेशन ईयर, तो कोई गलत है क्या? यही क्या है बेटा? आपका टैक्सेशन वाला ईयर है। इसी साल आपके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। करेक्ट है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग। कहां से कहां तक लोगे? क्या बोला था? जब फ्लैट तुमने परचेज किया तो 17 जुलाई 2016। करेक्ट है। कब तक बेटा? फ्लैट डिस्ट्रॉय कब हुआ फायर से? 17 दिसंबर, उससे एक दिन पहले। तो क्या लोगे? 16 दिसंबर 2018। ठीक है। अच्छा बताइए नेचर क्या हो गया? नेचर क्या हो गया? ध्यान से बेटा, फ्लैट है ना, बिल्डिंग हो गया ना, इसका मतलब 24 मंथ्स का आपको पीरियड लेना है। 24 मंथ से ज्यादा। क्या ये 24 मंथ से ज्यादा है ना? ज्यादा 24 मंथ से ज्यादा तो हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। कोई डाउट यहां तक? चलिए अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन साथ साथ करते रहना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिला? 70 लाख। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ने कितना ले लिया? 70 लाख। अब बताओ इसमें से लेस क्या करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ ये फ्लैट इसने कितने में खरीदा था? 20 लाख में। तो 20 लाख हमारा कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय। अब ध्यान से देखना बेटा, एक बात बता, ऊपर हम कौन से साल का इंडेक्सेशन लेते हैं? सेल वाले का। और नीचे कौन से साल का लेते हैं? परचेज। तो यहां पे हमने सेल किस चीज को माना है? डैमेज और डिस्ट्रक्शन को। कौन से साल में डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुआ? 18-19 में हुआ ना। 17 दिसंबर 2018 को 18-19 हुआ। बताओ क्या है इंडेक्सेशन? 280। तो हमने यहां पे इंडेक्सेशन कौन से साल का लिया बेटा? 18-19 का। अब मैंने ये फ्लैट परचेज कब किया था बेटा? 16-17 में। तो यहां पे इंडेक्सेशन कौन से साल का लूंगा? 16-17। कितना है? 264। करेक्ट है। देखिए हमने क्या बोला कि ऊपर उस साल का इंडेक्सेशन लेते हैं जिस साल डैमेज ट्रांसफर हुआ, और यहां पे ट्रांसफर का मतलब क्या है? डैमेज और डिस्ट्रक्शन। तो ऊपर इस साल का इंडेक्सेशन लेंगे और नीचे जिस साल हमने परचेज किया था। कितना है अमाउंट? 21 लाख 21 लाख 21,000 और
21,21,212 ये हमारा लेस हो जाएगा। अब बताओ और क्या लेस करेंगे? एक्सपेंस। एक्सपेंस कितना हुआ है हमें? 1 लाख, तो 1 लाख यहां से हम क्या कर देंगे? लेस। बताओ कितना टैक्सेबल आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 787 ये आपका क्या आ गया बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो सिंपल याद क्या रखना है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, और जिस दिन डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुआ उससे एक दिन पहले। और इंडेक्सेशन ओनली डैमेज और डिस्ट्रक्शन वाले साल तक ही करना है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन था। कौन से वाले टॉपिक का? जनरल प्रोविजन क्या है? किस साल टैक्स लगता है? जिस साल हम ट्रांसफर करते हैं। और यहां पे कौन से साल टैक्स लगेगा? जिस साल मनी रिसीव होगा। ये पूरा आया ना? डन। अब इसमें एक पॉइंट बेटा और पूछता है कभी कभी एग्जाम में, एक पॉइंट और इसमें ऐड करता है। लास्ट में देखो, अब इसमें एक पॉइंट और एग्जाम में पूछेगा। मान लो ऐसा जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये 70 लाख जो उसको कॉम्पनसेशन मिला ना, मान लो अगर मिस्टर सी ये बोल रहा है कि नहीं 70 लाख कॉम्पनसेशन मुझे कम मिला है, तो उसने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया और क्या बोला? 70 लाख का कॉम्पनसेशन मुझे बहुत ही कम मिला है। मान लो इंश्योरेंस कंपनी केस हार गया और हाई कोर्ट के कहने पे, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे मिस्टर सी को 20 लाख का और कॉम्पनसेशन मिला। इस कॉम्पनसेशन को नाम दिया गया एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। ठीक है, और ये कब मिला? मान लो वो केस जीता 17 दिसंबर 2022 को। कौन से साल में बेटा केस जीता वो? 22-23 में जीता ना, 22-23 में। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर जो आपको इनहैंस कॉम्पनसेशन मिला है वो उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल मिला, तो कब ये टैक्सेबल होगा? 22-23 में सीधा पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। करेक्ट है। लेकिन अगर मान लो इस इनहैंस कॉम्पनसेशन को रिसीव करने के लिए भाई मैंने केस फाइल किया था ना, तो कुछ तो मेरा एक्सपेंस हुआ होगा। मान लो इस इनहैंस कॉम्पनसेशन को रिसीव करने में मेरा 50,000 का एक्सपेंस हुआ, तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? ठीक है, 20 लाख में से तुम कितना माइनस कर लो?
50,000 माइनस कर लो और 19,50,000 के ऊपर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स। कौन से साल में, 22-23 में। गलती से भी एग्जाम में दोबारा कॉस्ट माइनस मत करके आ जाना, क्योंकि कॉस्ट का बेनिफिट हम ऑलरेडी कौन से साल में ले चुके थे बेटा, 21-22 में ऑलरेडी हम कॉस्ट का बेनिफिट ले चुके हैं। आ रही है बातें समझ में। याद क्या रखना है, अगर कोई इनहैंस कॉम्पनसेशन मिलता है तो वो इनहैंस कॉम्पनसेशन में से उसको रिसीव करने में जितना खर्चा हुआ वो बस लेस करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पार्टी क्या बोलता है, मिस्टर सी क्या बोल रहा है, ठीक है आपने मुझे इनहैंस कॉम्पनसेशन दिया वो ठीक है, मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट। तो अगर उस इनहैंस कॉम्पनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, इंटरेस्ट मिल जाए, तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि जो भी आपका इंटरेस्ट मिला उसका 50% एग्जम्प्ट, और जो 50% बचेगा ना वो सीधा सीधा अदर सोर्स में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। याद आ रहा कुछ, अदर सोर्स के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन जो मिलता है उसका 50% एग्जम्प्ट हो जाएगा और 50% टैक्सेबल होगा। आ रही है बातें समझ में। तो देखो इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ा। ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ये ओरिजिनल कॉम्पनसेशन की बात की, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ये इनहैंस कॉम्पनसेशन की बात की, और इंटरेस्ट जो भी मिलेगा लेट कॉम्पनसेशन के ऊपर उसका सीधा 50% एग्जम्प्ट कर देना और बाकी का 50% सीधा कहां जाके टैक्सेबल कर देना, अदर सोर्स में। कैपिटल गेन में बिल्कुल भी टैक्सेबल वो नहीं होगा। याद रहेगा। तो ये था बेटा ऑल अबाउट टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। कोई दिक्कत, समझ में आ गया सबको इंश्योरेंस क्लेम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट। हेडिंग बनाओ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। ठीक है, ध्यान से। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, कंपलसरी एक्विजिशन। याद करो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था कंपलसरी एक्विजिशन कैसा होना चाहिए अंडर एनी लॉ। ठीक है, चलो अब इसका सबसे पहले ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा बेटा, आप बताओ ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होना चाहिए। क्या लिखोगे, लिखते जाओ। ईयर इन विच एसेट इज कंपलसरी acquired, ईयर इन विच एसेट कंपलसरी acquired, वही आपका क्या होगा बेटा, ईयर ऑफ ट्रांसफर। दूसरा ईयर ऑफ टैक्सेशन क्या होगा बेटा, ईयर इन विच एसेट, सॉरी ईयर इन विच कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड, ईयर इन विच कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड, जिस साल कॉम्पनसेशन मिला वही मेरा ईयर ऑफ टैक्सेशन होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, डेट ऑफ परचेज टू 1 day बिफोर कंपल्सरी एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज टू 1 day बिफोर कंपल्सरी एक्विजिशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा, अमाउंट रिसीव्ड एज कॉम्पनसेशन, जितना कॉम्पनसेशन आपने रिसीव किया वही आपका क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, कितने में आपने परचेज किया था। इंडेक्सेशन कब तक का लेंगे, पीरियड ऑफ इंडेक्सेशन, पीरियड ऑफ
इंडेक्सेशन कब तक का लेंगे, तो बोला टिल डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, टिल डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। ठीक है, अब इसमें एक बात समझना, नोट, इफ एनी enhanced compensation is received, then it is taxable, in the year when it is received. If any enhanced compensation is received, then it is taxable in the year when it is received. Note 2, if any interest received on enhanced compensation, if any interest received on enhanced compensation, then 50% of such interest will be allowed as deduction, and remaining 50% will be taxable under the head income from other source। अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो 50% इंटरेस्ट जो है वो अलाउड होगा एज डिडक्शन, और बाकी का 50% जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा कहां पे बेटा, अंडर द हेड अदर सोर्स। क्लियर, सिंपल टॉपिक है। बताओ, सेम एज इंश्योरेंस क्लेम की तरह टॉपिक है ना, कोई चेंज है नहीं, बस क्या चेंज हो गया है, नाम चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। वहां पे इंश्योरेंस क्लेम था और यहां पे कंपलसरी एक्विजिशन है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर मैं इसका क्वेश्चन भी बनाऊं तो सेम वैसा ही क्वेश्चन बनाऊंगा जो हमने पीछे किया था। बस याद ये रखना है कि जब भी कंपलसरी एक्विजिशन का क्वेश्चन आए तो बस ये चेक करो कि कंपलसरी एक्विजिशन अंडर लॉ है या नहीं। और लॉ का मैंने बहुत बड़ा आपको एग्जांपल दिया था ना। क्लियर, चलिए एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या बोला, अगर एसेट का कंपलसरी एक्वायर्ड हो रहा है तो ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या माना जाएगा, जिस साल कंपलसरी एक्वायर्ड हुआ। ईयर ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, जिस साल आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे आप, डेट ऑफ परचेज 1 डे बिफोर द कंपलसरी एक्विजिशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे आप, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज। इंडेक्सेशन ओनली कहां तक का निकालेंगे, जहां पे कंपलसरी एक्विजिशन हुआ। ठीक है, उसके बाद नोट 1 में हमने क्या लिखा कि अगर आपको एनहांस कंपनसेशन मिलता है तो वो पैसा उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल आपको वो मिला। और नोट 2 में हमने क्या लिखा कि अगर हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है लेट कंपनसेशन के ऊपर तो 50% का डिडक्शन मिलेगा और 50% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। करेक्ट है। चलिए थर्ड टॉपिक लिखिए। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम एज इंश्योरेंस क्लेम की तरह जो पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू ए स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड।
टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. सेक्शन है बेटा 45 सबसेक्शन 2. कैपिटल एसेट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? स्टॉक इन ट्रेड में. चलो सबसे पहले अगेन ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या माना जाएगा? व्हेन, ऐसे लिखो, ईयर इन विच कैपिटल एसेट is converted into stock in trade. कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड. वही आपका क्या माना जाएगा बेटा? ईयर ऑफ ट्रांसफर. अच्छा, अब बोलेंगे ईयर ऑफ टैक्सेशन कौन सा माना जाएगा? तो ईयर ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? ईयर इन विच सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड. ठीक है, जिस साल हम उसको सेल करेंगे, करेक्ट है. अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे बेटा? फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू 1 day बिफोर कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड. जिस दिन आपने परचेज किया वहां से एक दिन पहले कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड. एक दिन पहले कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड. करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे बेटा? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. समझा? अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज. जितना में आपने एक्चुअली परचेज किया था. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज. जितने में आपने उस कैपिटल एसेट को परचेज किया था. करेक्ट है. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट. अच्छा, इंडेक्सेशन कब तक कर लेंगे वो भी लिख लो. इंडेक्सेशन कब तक लेंगे? ईयर इन विच कन्वर्जन टेक प्लेस. जिस दिन कन्वर्जन हुआ. ठीक है. अब यहां पे नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. In this case, two taxation will apply. 2 टैक्स आपके ऊपर बेटा लगेगा. कौन कौन सा? आपको एक टैक्स देना है अंडर द हेड कैपिटल गेन, और एक टैक्स आपको देना है अंडर द हेड PGBP. ठीक है. तो जो कैपिटल गेन में आपको जो टैक्स देना है वो मैंने आपको ऑलरेडी ये वाली बातें बताई कि यही प्रोसीजर रहेगा. अब पीजीबीपी के अंदर में कैसे टैक्स लगेगा उसको समझो.
अब पीजीपी का टैक्स कब लगेगा? सेम टैक्सेशन ईयर कौन सा होगा? ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। ठीक है, कौन सा साल टैक्स लगेगा? जिस साल आपने स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया। ठीक है, अब टैक्सेशन निकालना कैसे है? हाउ टू कंप्यूट टैक्स, कैसे निकालेंगे बेटा पीजीपी का टैक्स? तो सीधा सेल प्राइस ऑफ सच स्टॉक इन ट्रेड, सेल प्राइस ऑफ सच स्टॉक इन ट्रेड माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और पता है बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। समझा? देखो मैंने क्या बोला, पीजीपी में टैक्स कौन से साल लगेगा? जिस साल आपने स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया। कैसे टैक्स निकालोगे इसका? तो बोला सेल प्राइस ऑफ सच स्टॉक इन ट्रेड, तूने कितने में बेचा उसको। ठीक है, और कॉस्ट क्या होगा? तो बोला जिस दिन तूने कन्वर्ट किया था ना उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। अब टेक्निकली गौर करो बेटा, यहां पे मैंने क्या लिखा है? कॉस्ट में मैंने क्या, यहां पे क्या लिखा है? सेल प्राइस में, कैपिटल गेन के सेल प्राइस में क्या लिखा है? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। और यहां पे भी क्या लिखा है कॉस्ट में? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है कि सर जब हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन के दिन वाला जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो दो रोल प्ले करता है। कैपिटल गेन के लिए वही फेयर मार्केट वैल्यू सेल प्राइस माना जाएगा और वही फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस इनकम के लिए कॉस्ट माना जाएगा। आई बात है समझ में? वही फेयर मार्केट वैल्यू बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? कॉस्ट। सेम फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस और बिजनेस के लिए कॉस्ट। कोई डाउट? ये पूरा आया है ना? समझ में आया? अब इसका एक प्रैक्टिकल सम करें। डन? चलो रफ करो। अब इसका एक क्वेश्चन लिखो, फिर हमें ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा वैल्यू कहां पे प्लेस करना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा। कैपिटल असेट परचेज्ड, कैपिटल असेट परचेज्ड ऑन 17th December 2014। कॉस्ट था बेटा एट द रेट 20 lakhs। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 16th July 2018।
16th जुलाई 2018, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दिस डेट ₹40 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कितना था बेटा? ₹40 lakhs। सेल ऑफ सच स्टॉक इन ट्रेड ऑन 17th December 2021, सेल ऑफ सच स्टॉक इन ट्रेड ऑन 17th December 2021, ₹90 lakh। फाइंड आउट टैक्स। छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने। कैपिटल एसेट परचेज किया गया था 2014 को, फिर कन्वर्जन हो गया 16 जुलाई 2018 को, और फिर सेल हो रहा है 17 दिसंबर 2021 को। करेक्ट है? चलिए सॉल्यूशन देखो बेटा। सबसे पहले मुझे बताओ ईयर ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, सॉरी ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, जल्दी बताओ। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? सर ट्रांसफर कब हुआ है? 16 जुलाई 2018 को, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या हो गया? 18 19। करेक्ट है? अच्छा बताओ ईयर ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? सर स्टॉक इन ट्रेड को सेल कब किया गया है? 17 दिसंबर 2021 को, तो मतलब 21-22 ईयर ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा। करेक्ट है? कोई डाउट? चलिए पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? 17 दिसंबर 2014 से लेके 15 जुलाई 2018। क्या बोला था? जिस दिन कन्वर्ट करेंगे उससे एक दिन पहले। साथ साथ करते रहना बेटा। नेचर क्या माना जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो हमने ईयर ऑफ ट्रांसफर पता लगा लिया 16 जुलाई 2018 यानी 18-19। ईयर ऑफ टैक्सेशन जिस दिन सेल हुआ, तो सेल कब हुआ? 17 दिसंबर 2021 को यानी 21-22। पीरियड ऑफ होल्डिंग 17 दिसंबर 2014 से लेके जब कन्वर्ट कर रहे हैं उससे एक दिन पहले 15 जुलाई 2018 तक। नेचर क्या आ गया आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। चलिए अब बात करते हैं बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्या बोला था मैंने? कितना लेंगे? जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन की मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? मार्केट वैल्यू 40 lakhs, तो हम यहां पर ले लेंगे 40 lakhs। करेक्ट है? अच्छा अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे बेटा? ये लॉन्ग टर्म है तो क्या होगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमारा कॉस्ट कितने का था? 20 lakhs का, मल्टीप्लाइड बाय किस साल हम बेटा ट्रांसफर कर रहे हैं? जिस दिन कन्वर्जन हुआ, मतलब 18-19 में। कब हो रहा है? 18-19 बताना। 18-19 का इंडेक्सेशन कितना है? 280। और कब हमने बेटा इसको परचेज किया था? 14-15 में, है ना? ये वाला साल। तो क्या है 14-15? 240। बताओ कितना कॉस्ट आ गया? हमारे क्लास में ये 333 का पंगा हो गया है, जब देखो यही आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 667 6661, यही है ना? 16,66,667। ये हमारा क्या आ गया बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे? नहीं, अभी हमें इसके ऊपर एक और टैक्स निकालना होगा। वो कौन सा टैक्स होगा? बिजनेस का। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या निकालेंगे बेटा? बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम। अब बिजनेस इनकम कौन से साल निकलेगा? जिस साल स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया गया। अच्छा ये भी कब निकल रहा है? जिस साल स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया गया। कन्वर्जन के दिन थोड़ी टैक्स लग रहा है। कब लग रहा है? जब हमने सेल किया है। जब हमने सेल किया है।
तो ये टैक्स भी कब लग रहा है? 21, 22 में। अब बिजनेस का भी टैक्स कब लगेगा? 21, 22 में, बिकॉज हमने 21, 22 में ही क्या किया है? सेल किया है। किस चीज को? स्टॉक इन ट्रेड को। करेक्ट है? तो अब ध्यान से 21, 22 में मुझे बताओ सेल प्राइस कितना है? 90 लाख। ध्यान से, बिजनेस के लिए सेल प्राइस कितना माना जाएगा बेटा? 90 लाख, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को तुमने कितने में सेल किया? 90 लाख में सेल किया। करेक्ट है? क्या बताया था? इसमें से क्या लेस करना है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट लेस कर देना है। तो हमने क्या बोला था? कॉस्ट में क्या लेना है? जिस दिन अपन ने कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा? ये वाला 40 लाख। तो ये मेरा 40 लाख कॉस्ट आ गया। तो 50 लाख इज द बिजनेस इनकम। 50 लाख क्या माना जाएगा? बिजनेस इनकम। 50 लाख क्या माना जाएगा? बिजनेस इनकम। तो इस तरीके से बेटा हम टैक्स निकालते हैं। जब भी ये टॉपिक आएगा, आपको क्वेश्चन बोले या ना बोले, आपको दो टैक्स निकाल के दिखाना है। और कौन सा? बिजनेस का और कैपिटल गेन का। ये टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में और ये टैक्स लगेगा बिजनेस के हेड में। बस इस पूरे टॉपिक में याद रखने वाली बात क्या है? बस वो 40 लाख, कि वो 40 लाख दो रोल प्ले कर रहा है। कैपिटल गेन के लिए वही 40 लाख क्या है? सेल प्राइस। और बिजनेस के लिए वही 40 लाख क्या? आपका कॉस्ट। क्लियर? चलो, तो ये हमारे 3 टॉपिक बेटा खत्म हो गए। कौन से वाले? इंश्योरेंस क्लेम खत्म हो गया, कंपलसरी एक्विजिशन खत्म हो गया, और कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और लेक्चर शुरू होने टाइम में हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट इज 4 फीचर ऑफ एडवांस मनी। वो सीधा सीधा कहां टैक्सेबल होता है? अदर सोर्स में। तो उसका इतना टेंशन नहीं है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बस उसमें इंडेक्सेशन नहीं करना, सीधा 20 लाख माइनस। फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था, सीधा 20 लाख माइनस। वो तो बहुत इजी है, उसमें तो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये नहीं करना है, ये चीज हट जाएगा, सीधा ये उठा के यहां डाल देंगे। शॉर्ट टर्म का तो बेटा बहुत रेयर चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि उनको पता है शॉर्ट टर्म तो बच्चा सीधा उठाएगा फिगर और डालेगा और कैलसी पे 4 फिंगर घुमाएगा और आंसर निकालेगा। क्वेश्चन किसका पूछेंगे वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म का ही आता है बेटा। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ क्या? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, एक्सेट्रा। एक बात बताओ, इन सबको हम सीधा सीधा क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। इन सबका सीधा सीधा नाम क्या है बेटा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक, चलो पहले इसके बारे में कुछ थ्योरी सुनो, फिर लिखवाता हूं। एक बात बताओ, हम टैक्सेशन किसका निकालने वाले हैं? गुडविल का, पेटेंट का, कॉपीराइट का, नो हाउ का, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अपनी बुक लिखी है, तो उस बुक के ऊपर मेरा क्या है? कॉपीराइट है। अब इसकी दो बातें होती है बेटा। सोमेश ने बोला अमित सर मैं आपके बुक का पब्लिशिंग कर दूंगा, ठीक है, तो मैंने अपना कॉपीराइट उसको दिया, ठीक है। अब ध्यान से, कॉपीराइट दो तरीके से जाती है बेटा, एक तो होता है ओनली फॉर यूज और एक होता है ट्रांसफर। एक होता है ओनली फॉर यूज और एक होता है सेल। अगर मैंने सिर्फ यूज के लिए दिया है तो उसका जो भी इनकम आएगा वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में, ठीक है। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया, कॉपीराइट ही बेच दी, तो कहां टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में, क्योंकि कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल ये सब क्या माना जाता है बेटा? कैपिटल एसेट। लेकिन ध्यान से, लॉ मेकर क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा जो गुडविल है वो प्रोफेशनल है, कौन सा है?
प्रोफेशनल तो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर तुम्हारा गुडविल क्या है, प्रोफेशनल है, तो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर प्रोफेशनल गुडविल है तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, अब एक बात सुनो, मान लो मैं 2014 से टीचिंग कर रहा हूं, 2014 से टीचिंग कर रहा हूं, अब बच्चे मुझे जानने लगे, रिकमेंड करते हैं, करेक्ट। ये मेरी क्या बन रही है, गुडविल। ये मेरी क्या बन रही है बेटा, गुडविल, करेक्ट है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, मान लो मैं 10 साल बाद अपनी टीचिंग छोड़ दूं, ठीक है, तो सोमेश क्या बोल रहा है, अमित सर आप अपना ब्रांड नेम मुझे दोगे, यानी जो आप अमित क्लासेस चलाते हो क्या वो अपना नाम मुझे दोगे? मैंने बोला ठीक है दूंगा, लेकिन पैसे लूंगा। तो मैंने सोमेश को अपना अमित क्लासेस का नाम दिया, ठीक है, और उसने मुझे पैसे दिए, मान लो 20 लाख रुपए उसने मुझे दिए, तो दैट 20 लाख इज माई गेन, दैट 20 लाख इज माई गेन। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसके लिए कोई कॉस्ट था? नहीं ना, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो अगर कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है तो उसका कॉस्ट ऑलवेज क्या होगा, निल, यानी पूरा पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन एक बात बताओ, मेरा नाम किसने खरीदा, सोमेश ने खरीदा ना, तो सोमेश के लिए वो कॉस्ट, सोमेश मुझे कितना पे कर रहा है, 20 लाख, तो सोमेश के लिए वो कॉस्ट। कल के दिन सोमेश ने मेरा ही नाम सौरभ को बेचा 60 लाख में, तो सोमेश के लिए तो कॉस्ट है ना 20 लाख, क्योंकि उसका सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं था, उसका सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं था, उसने वो गुडविल खरीदा था। समझ में आ गया? तो याद क्या रखना है कि अगर आपका गुडविल सेल्फ जनरेटेड होगा तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है, निल। अच्छा एक बात बताओ, क्या गुडविल में, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट हो सकता है? क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया और अभी जो पढ़ा रहा हूं, क्या मेरी हरकतों में कोई चेंज आएगा? नहीं ना, क्या चेंज आएगा, कुछ चेंज आएगा क्या? गुडविल में बेटा क्या इंप्रूवमेंट करोगे, कुछ इंप्रूवमेंट करोगे क्या? नहीं ना। अब बोलोगे अमित सर हाँ आपका पढ़ाने का तरीका तो सेम रहेगा ना, क्या चेंज हुआ होगा? हाँ एक बात है कि नॉलेज ज़्यादा आई होगी, टीचिंग करते करते नॉलेज ज़्यादा, वो उसको इंप्रूवमेंट नहीं बोलेंगे, तरीका तो सेम ही रहेगा ना। आ रही है बातें समझ में? नहीं। तो लॉ मेकर ने सिंपल क्या बोला कि जब भी आप गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इन सब का कैपिटल गेन निकालोगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हम लिखेंगे बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? तो लॉ मेकर ने बोला, लिखते जाना, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू 1 डे बिफोर सेल। करेक्ट है? अब यहां पे देखो फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, इसका मतलब क्या, सेल्फ जनरेटेड होगा तो जिस दिन से मैंने बिजनेस शुरू किया, अगर सेल्फ जनरेटेड होगा तो जिस दिन से बिजनेस मैंने शुरू किया, खरीदा होगा तो जिस दिन मैंने उसको खरीदा। तो यहां पे लिख देता हूं बेटा सेल्फ जनरेटेड होगा तो सेल्फ जनरेटेड तो कहां से लेना है, फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस। करेक्ट है? तो ये आपका क्या हो गया बेटा, पीरियड ऑफ होल्डिंग। चलिए अब इससे आपको नेचर क्या पता चल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। करेक्ट? अब आप बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे, एक्चुअल सेल प्राइस, जितना आपको मिला, जितना आपको मिला, एक्चुअल सेल प्राइस। और ध्यान से इसका ईयर ऑफ कैपिटल गेन कौन सा माना जाएगा और ट्रांसफर कौन सा माना जाएगा, जिस दिन ट्रांसफर हुआ। वो 3 एक्सेप्शन वाले टॉपिक खत्म। अब जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो सीधा कहां टैक्सेबल होगा, जहां पे आपने ट्रांसफर किया है। ठीक है? अच्छा बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमेशा 2 बातें याद रखना। पता करो कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सेल्फ जनरेटेड है या फिर परचेज्ड है। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसका कॉस्ट क्या होगा बेटा, निल, और अगर परचेज्ड है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज। लिखिए पहले,
तो हमने क्या बोला, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू 1 डे बिफोर द सेल। नेचर इससे आपको पता चल जाएगा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अभी नहीं। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा बेटा, सेल्फ जनरेटेड है तो निल, और परचेज होगा तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज। अब इसमें एक बात समझना, यहां पे एक नोट लिखोगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट is altogether to be ignored. Cost of improvement is altogether to be ignored. Cost of improvement आपको लेना ही नहीं है। next note, professional goodwill exempt from tax। अगर प्रोफेशनल गुडविल है तो उसके ऊपर क्या नहीं लगता बेटा, टैक्स नहीं लगता। अगर प्रोफेशनल गुडविल है तो उसके ऊपर क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। डन। सबसे इजी क्वेश्चंस इसी के आते हैं, मतलब इस टॉपिक चैप्टर का सिर्फ हमें क्या याद होना चाहिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, नेचर क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देख लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बस आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व। क्लियर। तो देखो इस टॉपिक में आप दो चीज याद रखना, क्या कि सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इग्नोर करना है हमें, और दूसरा प्रोफेशनल गुडविल को एग्जम्प्ट करना है। कॉस्ट जब भी निकालेंगे तो पहले पता करेंगे कि गुडविल सेल्फ जनरेटेड है या परचेज्ड है। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसका कॉस्ट क्या लेंगे हम, निल, और अगर परचेज्ड होगा तो क्या लेंगे हम, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज। डन। तो ये था बेटा आपका कैपिटल गेन ऑन गुडविल, पेटेंट, नो हाउ, कॉपीराइट। हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखो। गुडविल, गुडविल ही होता है वो। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ capital asset as capital contribution in a firm to become partner, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन अ फर्म टू बिकम अ पार्टनर। हेडिंग से टॉपिक समझ में आया। मैं किसी पार्टनरशिप फर्म का क्या बनने वाला हूं, पार्टनर। एक बात मुझे बताओ, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का हम पार्टनर बनते हैं तो क्या लेके जाते हैं, कैपिटल। तो यहां पे हो क्या रहा है कि मैं मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना हूं, तो मेरे पास कैपिटल नहीं है ले जाने को, लेकिन एक एसेट है मेरे पास, वो एसेट में एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन डाल रहा हूं, किसमें, उस पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन डाला है पार्टनरशिप फर्म में, कैपिटल एसेट को एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने डाला है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। वो भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। ठीक है। चलो लिखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, तो क्या लिखोगे,
फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ सच कैपिटल एसेट टू 1 day बिफोर contribution, 1 day before contribution as capital asset। करेक्ट है। जिस दिन आपने कैपिटल एसेट को परचेज किया था उससे वहां से शुरू हो जाइए, और जिस दिन आप उसको एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगा रहे हैं उससे एक दिन पहले, ये आपका क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग। अच्छा, इससे आपका नेचर पता चल जाएगा, क्या होगा, या तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा या तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। ठीक है, अब बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप क्या लोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना। सेल प्राइस क्या होगा, एक बात मुझे बताओ, जब मैंने कैपिटल एसेट को एज अ कंट्रीब्यूशन डाला तो मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म उस कैपिटल एसेट को कहां पे दिखाएगी, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो कैपिटल एसेट दिखेगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट की वैल्यू को बुक वैल्यू बोलते हैं और जो मार्केट में वैल्यू चल रही होती है उसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा जितने वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाया गया उस एसेट का, समझा। मार्केट वैल्यू नहीं लेना है, मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपने उस एसेट की वैल्यू अपने बैलेंस शीट में कितनी दिखाई है। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज द बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपने कितना वैल्यू दिखाया किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में। करेक्ट है। चलिए अब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, तो सिंपल, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, यही क्या माना जाएगा बेटा मेरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में मैंने परचेज किया था, जितने में मैंने परचेज किया था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज क्या माना जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने में मैंने परचेज किया था वही मेरा क्या माना जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज। कोई डाउट। चलो सर क्या इसमें इंडेक्सेशन निकलेगा, यस, यहां भी क्या निकलेगा, इंडेक्सेशन निकलेगा। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस में इंडेक्सेशन निकालते हैं वैसे ही बेटा आपको यहां पे भी क्या निकलेगा, इंडेक्सेशन निकलेगा। बस याद क्या रखना है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें क्या लेना है, बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जितना आपने बुक वैल्यू दिखाया कन्वर्जन के टाइम में वही आपका क्या माना जाएगा, सेल प्राइस। क्या निकल के आ जाएगा आपका, कैपिटल गेन। ठीक है, क्वेश्चन करें एक, लिखो क्वेश्चन लिखो। डन, सबने लिख लिया। चलो लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए जरा। लिखो, मिस्टर आर acquired a capital asset by way of gift, by way of gift from father in the year 2004-5, in the year 2004-5 father acquired such property on
1999 at rupees 2 lakhs. Mr. R introduce such capital asset as capital contribution to a firm on 5th June 2021. Fair market value on 5th June 2021 was ₹20 lakhs. But its book value rupees 18 lakhs. Is there any capital gain tax in the hands of Mr. R? If yes, then find out. पहले क्वेश्चंस के फैक्ट को देखो बेटा। आर ने कैपिटल एसेट आर को बाय वे ऑफ गिफ्ट मिला था 2004-5 में, जिसको उसके पापा ने खरीदा था 1999 में। एक बात मुझे बताओ बेटा, इसमें तो गिफ्ट वाला भी पॉइंट आ गया। तो याद है गिफ्ट वाले पॉइंट में हम क्या बोलते थे, पीरियड किसका लेना है, डोनर का। ठीक है, तो यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे हम, 1999 से कब गिफ्ट मिला वहां तक, कब गिफ्ट मिला वहां तक, तो जब तक हमने कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज ए इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, 5 तारीख को, यानी 4 जून 2021। करेक्ट है। तो अब मुझे बताओ नेचर क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। नेचर क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। करेक्ट है। अब बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना, कितना आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हमने क्या बोला था, जितना वैल्यू आपने उसका बुक्स में दिखाया। हमारी मार्केट वैल्यू बेटा कितनी है, 20 लाख है, लेकिन बुक वैल्यू कितनी है, 18 लैक्स है। तो आपको कितना लेना है, ओनली 18 लैक्स। तो यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा, 18 लैक्स। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बताओ कॉस्ट कितना है, सर कॉस्ट किसका वाला लेंगे, पापा वाला। करेक्ट है। तो कॉस्ट कितना है, 2 लैक्स ना। अब ध्यान से देखो बेटा, वो कॉस्ट कब का दे रखा है, 1 अप्रैल 2001 से पहले का। तो क्या बोला था, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का कॉस्ट हो तो क्वेश्चन में देखो क्या 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखा ना। हमारे क्वेश्चन में कहीं भी 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं ना। तो इसी कॉस्ट को हम 1 अप्रैल 2001 का मार्केट वैल्यू मान लेंगे। तो सीधा यहां पे क्या लेंगे, 2 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय कौन से साल में बेटा ये जा रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, 21-22 में ना। बताना जरा 21-22 का कितना है, 317 ना, 317 है ना, पक्का ना, 21-22 का। और नीचे क्या आएगा 100, क्यों 100,
क्योंकि क्या बताया था 2001 से पहले का जो भी होगा उसको ऑलवेज क्या लेना है तुम्हें 100। बताओ कितना आया 6,34,000 आगे 6,34,000। तो बेटा गेन कितना आ गया आपका, तो ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 11,66,000। क्लियर, चिंदी सा टॉपिक है। कैपिटल गेन बहुत इजी चैप्टर है बेटा, बस हमें क्या पता होना चाहिए, पीरियड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट, अपने आप आंसर निकलता है इसका। तो देखिए आज हमने कितने टॉपिक कंप्लीट किए, 5। एक तो हमने फोर फीचर, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा कंपल्सरी एक्विजिशन, चौथा हमने क्या कंप्लीट किया, कन्वर्जन, पांचवा स्टॉक इन ट्रेड गुडविल, और ये छठा था कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बायबैक हमने कर लिया था ना, नहीं हुआ सर, क्या नहीं हुआ ना, हो गया बायबैक हो गया। रफ करो। चलिए अब देखो हमें अभी कैपिटल गेन में 3-4 टॉपिक्स और पढ़ने हैं, लेकिन 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पीजीवीपी चैप्टर में। एक तो है कि अगर आपका कोई बिजनेस असेट होगा, अगर आपका कोई बिजनेस असेट होगा जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, तो उस असेट का कैपिटल गेन कैसे निकालना है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको बिजनेस के हेड में, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होगी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने एसेट्स को सेल करती है तो उसका कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको बिजनेस के हेड में, वो भी मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, बिजनेस के हेड में, ठीक है। अभी एक टॉपिक ले रहे हैं बेटा जहां पे हम ये देखेंगे कि हम एक साथ 2 एसेट को बेच रहे हैं, लेकिन दोनों एसेट को बेचने में पंगा ये आ रहा है कि एक एसेट का नेचर शॉर्ट टर्म है और एक एसेट का नेचर लॉन्ग टर्म है। एक एसेट का नेचर शॉर्ट टर्म है और एक एसेट का नेचर लॉन्ग टर्म है, ठीक है। लिखो, हेडिंग बनाओ, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेटली। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेटली, ठीक है। समझना बेटा ये फैक्ट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं क्योंकि ये सारी चीज अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। सुनने पे ध्यान दो, फैक्ट हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है इसमें। मान लो बेटा मैंने कोई लैंड 2004 में 2004-05 में परचेज किया, मैंने कोई लैंड, ठीक है, 2004-05 में परचेज किया, ठीक है। परचेज करके मैंने ऐसे ही छोड़ रखा था, करेक्ट है। उस लैंड के ऊपर मैं बेटा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया, तो मान लेता हूं 17-18 से मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। और मेरा कंस्ट्रक्शन जाके कंप्लीट हो रहा है बेटा 21-22 में। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, 21-22 में, ठीक है। बाद में मैंने लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को इकट्ठा बेच दिया बेटा, मान लो 20 करोड़ में, इकट्ठा मैंने बेच दिया 20 करोड़ में। अब समझना, जो मैंने लैंड परचेज किया था वो ओनली बेटा 20 लाख रुपए की थी, लैंड ओनली 20 लाख रुपीस की थी। और जब मैंने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो पूरा मेरा जो कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस है,
जो मेरा कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस है वो मान लो बेटा मुझे लगा था टोटल 90 लाख रुपीस, 90 लाख रुपीस मुझे कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस लगा। ठीक है, अब एक बात सुनना, मैंने खरीदा क्या? लैंड। लैंड के ऊपर क्या क्या ऑल्ट्रेशन? अब लैंड किसके रूप में आ चुकी है? बिल्डिंग। और उसके बाद मैं बेच क्या रहा हूं? लैंड एंड बिल्डिंग। तो मुझे बताओ, साथ में दो एसेट जा रही है, लैंड भी जा रही है और बिल्डिंग भी जा रही है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं लैंड का पीरियड हम यहां से यहां तक लेंगे, लैंड का पीरियड हम यहां से यहां तक लेंगे, तो ये मेरा पीरियड क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और बिल्डिंग का वजूद कब आया? 17-18 नहीं, 17-18 में तो बिल्डिंग हमने बनाना शुरू किया। वजूद कब आया? 21-22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, 21-22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और फिर मैं उसी साल क्या कर रहा हूं बेटा? सेल कर रहा हूं। तो देखो, बिल्डिंग का वजूद कब आया? 21-22 में, और सेल भी कब हो रही है? 21-22 में। मान लो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, एक डेट लिख देता हूं, 17 जुलाई 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और 18 दिसंबर 2021 को 18 दिसंबर 2021 को बिल्डिंग बेटा क्या हो रही है? सेल हो रही है। अब बताओ, बिल्डिंग का वजूद कब आया? 21 में, और सेल कब हो रही है? 21 में ही। तो बिल्डिंग का तो नेचर कैसा हो गया? शॉर्ट टर्म हो गया, जबकि लैंड का नेचर कैसा है? लॉन्ग टर्म है। अब क्या मेरा प्राइस बाइफरकेटेड है? कितना लैंड का, कितना बिल्डिंग का? ऐसा कुछ नहीं है ना। प्रॉब्लम आ गया ये, मतलब हम एसेट को सेल कर रहे हैं और एक का नेचर क्या रहा है? लॉन्ग टर्म, एक का नेचर क्या रहा है? शॉर्ट टर्म। तो हम कैसे टैक्स ट्रीटमेंट करें? तो देखो डिपार्टमेंट यहां पे क्या बोलता है, लिखवाऊंगा कुछ नहीं, बस सुनने पे ध्यान देना। डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि अगर आपकी बिल्डिंग 2 साल के अंदर अंदर में कंस्ट्रक्ट होके सेल हो जाती है, कितने साल? 2 साल। तो आप उसको शॉर्ट टर्म ही मानोगे। क्या मानोगे? शॉर्ट टर्म। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राइस होगा इसका बाइफर्केशन होगा। ये जो प्राइस होगा इसका क्या होगा बेटा? प्रपोर्शन किया जाएगा, कितना प्राइस बिल्डिंग का, कितना प्राइस लैंड का। समझ में आया या नहीं आया? अब ये करेगा कौन? तो सेक्शन नंबर 50C में वैल्यूएशन ऑफिसर करेगा। सेक्शन नंबर 50C में कौन करेगा बेटा? वैल्यूएशन ऑफिसर करेगा। लेकिन अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का पीरियड 3 साल से ज्यादा हो जाता है, 2 साल से ज्यादा हो जाता है, तो उसको क्या मान लेना? लॉन्ग टर्म। और फिर बिल्डिंग जो तुमने कंस्ट्रक्ट किया ना, उसको क्या दिखा देना? इंप्रूवमेंट। लैंड के ऊपर हमने क्या कर दिया? इंप्रूवमेंट। समझ में आ गया? बिल्डिंग जो तुमने कंस्ट्रक्ट किया उसका खर्चा लगा होगा ना, उसको क्या दिखा देना? इंप्रूवमेंट। करेक्ट है? तो क्या याद क्या रखना आपको कि अगर 2 असेट सेपरेटली जा रही है तो उस केस में याद क्या रखना है? 2 साल के अंदर में अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया तो ठीक है, उसको हम क्या मान लेंगे? शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या मान लेंगे? लॉन्ग टर्म। और लैंड के ऊपर हम क्या दिखा देंगे कि उसका क्या हुआ है? इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का खर्चा होगा ना, वही आपका क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या माना जाएगा? वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसका क्या कर देंगे हम? इंडेक्सेशन। क्या कर देंगे उसका हम? इंडेक्सेशन। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? तो ये था बेटा कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेटली। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेटली। समझा? तो इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है? याद रहेगा? चलो, मोस्टली आपके कैपिटल गेन के सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। एक आपका स्लम्प सेल है, वो मैं अलग से करवाऊंगा। टोटली एक लेक्चर ही उसके ऊपर रखेंगे, पूरा स्लम्प सेल। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, हम सिर्फ उसके ऊपर रखेंगे स्लम्प सेल। ठीक है? अलग से दूसरे क्लास में कभी मैं आपको समझाऊंगा स्लम्प सेल। अभी मैं टॉपिक आपका कौन कौन सा छोड़ रहा हूं जो मैं आपको पीजीपी में करवाने वाला हूं। एक तो क्या बोला मैंने? बिजनेस एसेट है आपका। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाला। ये दोनों टॉपिक मैं आपको कहां करवाऊंगा? पीजीबीपी में। जब पीजीबी का चैप्टर शुरू करूंगा नेक्स्ट वीक से या इसी वीक से शुरू करूंगा, उस टाइम में आपको इसका कैपिटल गेन का टैक्स निकालना सिखाऊंगा। ठीक है? अब एक टैक्स है बेटा कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कहां जा रही है बेटा? लिक्विडेशन में।
अब अगर इमेजिन करो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, मतलब कंपनी बंद हो रही है, और कंपनी बंद होने के टाइम में अगर किसी शेयर होल्डर को कैपिटल एसेट दे दिया जाता है उसके पैसे के बदले में, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था ना उसके पैसे के बदले में उसको क्या दे दिया जाता है बेटा, कैपिटल एसेट दे दिया जाता है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि कंपनी अगर लिक्विडेशन में जा रही है और उस शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के टाइम में क्या मिल रहा है, एसेट, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। ठीक है, ये भी टॉपिक मैं आपको बेटा समझाऊंगा एक अलग से लेक्चर में। कैपिटल गेन इन केस ऑफ लिक्विडेशन भी है, मैं आपको एक अलग से सेपरेट लेक्चर में समझाऊंगा कि कैपिटल गेन लिक्विडेशन के टाइम पे कैसे निकालते हैं। तो 4 टॉपिक मैं आपका छोड़ रहा हूं, कौन कौन सा, एक स्लम्प सेल, एक कैपिटल गेन ऑन लिक्विडेशन और एक बिजनेस एसेट और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ठीक है, ये 4 टॉपिक मैं आपको अलग से क्लियर समझाऊंगा कैपिटल गेन में टैक्स। ठीक है, चलिए याद करो जब हमने कैपिटल गेन का चैप्टर शुरू किया था तो अपन ने सेक्शन नंबर 45 में क्या पढ़ा था कि अगर आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, अगर आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, किसमें बेटा, सेक्शन 54, 54B, 54 EC, 54F, 54G, 54GB, ठीक है यही था ना, 54 और 54D छूट गया बेटा, 54D, 54, 54B, 54D, 54EC, 54, एक मिनट मुझे लिखने दो, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB, करेक्ट है। इन सारे सेक्शंस में अगर आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा तो आपके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसके साथ मैंने 2 सेक्शंस और लिखवाए थे, सेक्शन 10 क्लॉज 37 और 115F, जिसमें हमने 115F पढ़ चुके हैं। किसके लिए था ये, फिरंगियों के लिए। अगर कोई फिरंगी है तो उसके ऊपर क्या लगता था बेटा, 115F। क्या था 115F, कि आपको अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 6 महीने के अंदर में, अगर आप दोबारा इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं, तो हम आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैपिटल गेन क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट। फॉर्मूला याद है, कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट, बाकी क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। ठीक है, तो ये भी टॉपिक मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगा एग्जम्पशन के। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वेडनेसडे वाला, वो ओनली इसके ऊपर होगा, यानी वेडनेसडे को हमारा कैपिटल गेन मोस्टली खत्म हो जाएगा, उन स्पेशल टॉपिक्स को छोड़ के जो मैं अलग से करवाऊंगा टोटली। ठीक है, तो ये टॉपिक हम करेंगे कब, वेडनेसडे को। ठीक है, चलिए आज के लिए बेटा इतना ही।